कौन है भाई सुबह सुबह? अरे बिरजू, कैसा है तू मेरे यार? अरे राम प्रसाद, तू यहाँ इतने सालों बाद? दोनों गले मिलते हैं। ये दोनों बचपन के जिगरी यार थे। स्कूल में एक ही बेंच पर बैठते थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। आज सालों बाद राम प्रसाद अचानक बिरजू के दरवाजे पर खड़ा था। हाँ यार, सच कहूं तो वक्त ही नहीं मिलता, पर आज एक खास काम से आया हूं। इस रविवार को मेरे बेटे की शादी है, तुझे आना ही पड़ेगा। अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की खबर है। पर यार, घर की जिम्मेदारियां और स्कूल की नौकरी, वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुझे आना होगा। और हाँ, हमारे पुराने दोस्तों को भी साथ लेते आना, सब मिलकर पुरानी यादें ताजा करेंगे। ठीक है भाई, अगर तू इतना कह रहा है तो मैं जरूर आऊंगा और दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। सुनो दोस्तों, राम प्रसाद के बेटे की शादी है रविवार को। हम सबको चलना है। कौन कौन तैयार है? बिरजू भाई, मेरा तो बहुत मन है, पर मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम लोग हो आओ। भोलू की मजबूरी सब समझ रहे थे, लेकिन बिरजू के साथ बैठे उसके दो और दोस्त सुरेश और रमेश, जो हमेशा साथ रहते थे, उन्होंने हामी भर दी। अरे बिरजू, तू चिंता मत कर, मैं और रमेश तैयार हैं। राम प्रसाद से मिले हुए जमाना हो गया। हाँ भाई, गांव की शादी और पुराना यार, हम जरूर चलेंगे। चलो ठीक है फिर, रविवार की सुबह बस स्टैंड पर मिलते हैं। रविवार की सुबह हुई। तीनों दोस्त बस में बैठ गए। सफर लंबा था। बातें करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। बस जब राम प्रसाद के गांव के बस स्टैंड पर रुकी तो सूरज ढल चुका था और अंधेरा घिर आया था। तीनों बस से नीचे उतरते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। अरे बिरजू, तुझे रास्ता तो पता है ना? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे हाँ भाई, मुझे याद है। बस यहां से थोड़ा दूर है उसका घर। उस तरफ कच्चा रास्ता है, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तीनों दोस्त कच्चे रास्ते पर चलने लगते हैं। गांव का रास्ता पथरीला था और रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन दोस्तों का साथ था, इसलिए डर की कोई गुंजाइश नहीं थी। कुछ ही देर चलने के बाद सामने रोशनी से सजा हुआ राम प्रसाद का घर दिखाई दिया। अरे बिरजू, सुरेश, रमेश, आ गए तुम लोग। आओ आओ, अंदर आओ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं दोस्त, सब बढ़िया रहा। बस तेरा घर ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। शादी की रौनक और दोस्तों की महफिल में रात कब गुजरी पता ही नहीं चला। सुबह होते ही तीनों दोस्तों ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। अरे बिरजू, इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन और रुक जाते। नहीं नहीं दोस्त, स्कूल में मेरी नौकरी चल रही है, छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे जाना ही होगा। लेकिन हम फिर आएंगे। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस ध्यान से जाना। तीनों दोस्त घर से निकलते हैं और बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। अरे बिरजू, यह मौसम को क्या हुआ? अभी तो धूप थी, अचानक काले बादल। हाँ यार, लगता है जोर की बारिश होने वाली है। चलो, वो सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तीनों भागकर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। घने पेड़ के नीचे तीनों खड़े हैं। बारिश बहुत तेज है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उनकी नजर एक पतले दुबले आदमी पर पड़ी, जिसके कपड़े फटे पुराने थे। वह इस भारी बारिश में भीगता हुआ सड़क पर जा रहा था। अरे बिरजू,
वो देखो, वो चाचा इतनी बारिश में कहाँ जा रहे होंगे। पता नहीं यार, पर ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। बिरजू जोर से आवाज लगाता है। अरे चाचा, ओ चाचा इधर आ जाइए, पेड़ के नीचे, भीग जाओगे आप। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पास आता है। कहाँ जा रहे हो चाचा इतनी बारिश में? मैं अपने घर जा रहा हूँ बेटा। काम से लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। आपका घर कितनी दूर है? बस बेटा, यहाँ से थोड़ी ही दूर है, पर यह बारिश और तेज हो गई है और बादल भी गरज रहे हैं। तभी जोर से आसमान में बिजली कड़कती है। अरे दोस्तों, अब क्या करें? यह बारिश तो रुक नहीं रही और शाम भी होने वाली है। अंधेरा हो जाएगा तो बस भी नहीं मिलेगी। अरे तुम लोग डरो मत, मेरा घर पास में ही है। चलो थोड़ी देर मेरे घर रुक जाओ, सुबह बारिश रुक जाए तो चले जाना। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो दोस्तों, वैसे भी रात होने वाली है। अनजाने में ही सही, वे तीनों उस अजनबी चाचा के पीछे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद एक पुराना खंडहर जैसा घर दिखाई दिया। घर को देखकर ही एक अजीब सी सिहरन होती थी। जल्दी आओ अंदर, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अंदर से गर्म चाय बनाकर लाता हूँ। अरे चाचा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने हमें छत दी, वही काफी है। अरे नहीं बाबू, आप लोग मेरे मेहमान हो और मेहमान की खातिरदारी तो करनी ही पड़ती है। चाचा मुस्कुराते हुए एक अंधेरे दरवाजे के पीछे चले जाते हैं। तीनों दोस्त चुपचाप बैठे थे। बाहर बारिश का शोर था और अंदर एक डरावना सन्नाटा। तभी बिरजू को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अरे यार, तुम लोगों को कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कोई चीज सड़ गई हो। हाँ यार, बास तो आ रही है। लगता है उस सामने वाले कमरे से आ रही है जहाँ चाचा गए हैं। चलो एक बार चलकर देखते हैं। तीनों दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। बिरजू धीरे से दरवाजा खोलता है। कमरे के अंदर एक कुर्सी पर एक लाश बैठी है। उसके कपड़े वही हैं जो उस चाचा ने पहन रखे थे। ये तो वही चाचा हैं, लेकिन ये तो मर चुके हैं। इनकी लाश सड़ चुकी है। बिरजू भाग, ये कोई चाचा नहीं, ये भूत है। ये सब एक छलावा है, भागो यहाँ से। डर के मारे उनका खून जम गया। वे तीनों जान हथेली पर रखकर उस घर से बाहर भागे। बारिश, कीचड़ और अंधेरे की परवाह किए बिना वे दौड़ते रहे जब तक कि वे एक खुले मैदान में गिरकर बेहोश नहीं हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग और उनका दोस्त राम प्रसाद उनके पास खड़े हैं। अरे बिरजू, तुम तीनों की यह हालत कैसे हुई? तुम तो कल ही घर जाने के लिए निकले थे, फिर यहां मैदान में बेहोश कैसे? बिरजू ने कांपते हुए पूरी आपबीती राम प्रसाद और गांव वालों को बताई। अरे बिरजू, जिस हुलिये के आदमी की तुम बात कर रहे हो, वो हमारे गांव के पुराने सरपंच थे। कुछ महीने पहले उनकी बीवी को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी और वो चल बसी। उनके गम में सरपंच जी ने भी जहर खाकर उसी कुर्सी राम प्रसाद की बात सुनकर तीनों दोस्त सन्न रह गए। बारिश की वो रात और वो मेहमान नवाजी आज भी याद आती है तो उनकी रूह कांप उठती है। उस भयानक रात के बाद बिरजू अपने घर तो लौट आया था, लेकिन वो डर उसके जहन से नहीं गया था। कई रातें बीत गईं, पर बिरजू को ठीक से नींद नहीं आई। उसे हर पल लगता कि कोई उसे देख रहा है। आज की रात भी कुछ ऐसी ही भारी थी। बिरजू बिस्तर पर करवट बदल रहा है, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है बाहर? बाहर सन्नाटा है, सिर्फ हवा की आवाज। बिरजू हिम्मत करके उठता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलता है, बाहर कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरा। बिरजू राहत की सांस लेता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो चाचा कमरे में खड़ा था। तुम यहाँ कैसे? मैं तो अपने घर आ गया हूँ। चाचा बिना हिले शांत खड़े हैं। उनका शरीर अब सड़ा गला नहीं है। डरो मत बिरजू, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। लेकिन राम प्रसाद ने कहा था तुम मर चुके हो, तुम एक भूत हो। हाँ,
मैं मर चुका हूं, लेकिन वो कहानी जो गांव वालों ने तुम्हें और राम प्रसाद ने सुनाई वो झूठ है, सरासर झूठ। उन्होंने कहा कि मैंने पत्नी के गम में खाया, लेकिन सच तो सिर्फ मुझे पता है कि मैं कैसे मरा। सच? कैसा सच? बैठो बिरजू, आज तुम्हें वो सुनना होगा जो मैंने अपनी मौत के वक्त महसूस किया था। कहानी कुछ महीने पीछे जाती है। गांव में सरपंच के चुनाव का माहौल था। एक तरफ थे नेकदिल दीनानाथ चाचा और दूसरी तरफ था गांव का दबंग लाखा। भाइयों, मैं वादा करता हूं कि अगर मैं सरपंच बना तो गांव की सड़क और पानी की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गांव वालों को दीनानाथ की अच्छाई पर भरोसा था। चुनाव हुआ और नतीजे आए। लोग खुशी से नाच रहे हैं। चाचा के गले में फूलों की माला है। लाखा दूर खड़ा गुस्से में अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है। मैं सरपंच का चुनाव जीत गया था बिरजू। लाखा बुरी तरह हार गया था। उसे यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी आंखों में मैंने अपनी मौत देख ली थी, पर मैं समझ नहीं पाया। चुनाव जीतने की अगली ही रात लाखा दीनानाथ के घर आया, चेहरे पर झूठी मुस्कान और दिल में नफरत का जहर लेकर। अरे सरपंच जी, बधाई हो। पुरानी बातें भूल जाओ। मैं अपनी हार मानता हूँ। ये लो, जीत की खुशी में मेरे हाथ का बना खाना और मिठाई खाओ। आज पुरानी दुश्मनी खत्म। चाचा, जो बहुत भोले थे, लाखा की बातों में आ गए। आओ लाखा भाई, तुमने बड़ा दिल दिखाया। आओ साथ में खाते हैं। लाखा ने बड़ी चालाकी से वो थाली दीनानाथ के आगे सरका दी जिसमें उसने पहले से ही तेज रखा था। चाचा खाना खा रहे हैं। लाखा उन्हें घूर रहा है। जैसे ही चाचा ने खाना खाया, उनके गले में जलन होने लगी। चाचा अपनी गर्दन पकड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। मुंह से निकलने लगता है। लाखा, ये क्या किया तुमने? मेरे सीने में आग लग रही है। हाँ हाँ हाँ, सरपंच बनेगा तू। अब बन सरपंच। गांव वालों को मैं कह दूंगा कि पत्नी के गम में तूने कर ली। कोई शक भी नहीं करेगा। दीनानाथ तड़पते रहे, पानी मांगते रहे, लेकिन लाखा बस हंसता रहा। और देखते ही देखते दीनानाथ की सांसें थम गईं। वो नीचे ही पड़े मर गए और लाखा ने उसको कुर्सी पर बैठाकर चला गया। देखा तुमने बिरजू, मुझे मारा गया है। मेरी आत्मा उस घर में भटक रही थी क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए था। लाखा आज भी जिंदा है और गांव का सरपंच बना बैठा है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं चाचा? मैं तो दूसरे गांव का हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरी यह कहानी राम प्रसाद को बता देना। उसे मेरे घर के पिछले आंगन में दबी वो जहर की पुड़िया मिलेगी जो लाखा ने वहां फेंक दी थी। वही मेरा सबूत है। मेरा वक्त खत्म हुआ बिरजू, मुझे मुक्ति दिला दो। सुबह का मुर्गा बांध देता है और सुबह हो गई। चाचा का साया गायब होने लगता है। अगली सुबह बिरजू फोन पर राम प्रसाद से बात कर रहा है। राम प्रसाद, तुरंत चाचा के घर के पिछले आंगन की खुदाई करवा। वहां एक पुड़िया मिलेगी। लाखा ने ही चाचा को मारा है। बिरजू की बात सुनकर राम प्रसाद और गांव वालों ने खुदाई की। उन्हें वो सबूत मिल गया। लाखा का पाप सबके सामने आ गया। पुलिस ने लाखा को पकड़ लिया। आखिरकार उस भटकती आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन बिरजू आज भी रात को दरवाजा खोलने से पहले 10 बार सोचता है।